नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे छूना किसी भी नेता के लिए ख्वाब जैसा होगा। आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद बांसुरी स्वराज की मौजूदगी में झंडेवाला मंदिर में सुबह पूजा अर्चना की गई। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद 9 जून 2024 को ही उन्होंने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में पीएम पद की शपथ ली थी और उनके सत्ता में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। हालांकि नेहरू 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार 3 बार 2014, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। पीएम मोदी की इस खास उपलब्धि पर देश और दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण की यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं शामली जिले की कैराना विधानसभा क्षेत्र की तहसील ऊन में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष जनसंपर्क एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, महिला और युवाओं के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। उन्होंने आधुनिक आधारभूत संरचना, आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं को देश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और अधिक से अधिक पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना बताया गया। उधर नोएडा में प्रस्तावित योगी आदित्यनाथ का दौरा रद्द हो गया है। मुख्यमंत्री को सेक्टर 96 में नोएडा प्राधिकरण की नई प्रशासनिक इमारत का शिलान्यास करने के साथ साथ नई सिटी बस सेवा का शुभारंभ करना था। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत नोएडा सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना था। ये बस सेवा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर क्षेत्र को जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। विशेष बात यह है कि ये सेवा यात्रियों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए नोएडा पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे। विभिन्न मार्गों पर यातायात प्रबंधन, सुरक्षा तैनाती और कार्यक्रम स्थल की तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई थी। हालांकि दौरा रद्द होने के कारण शिलान्यास और बस सेवा शुभारंभ कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। अभी तक दौरा रद्द होने के कारणों को लेकर कई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब प्रशासन और आम लोगों की नजरें मुख्यमंत्री के नए संभावित कार्यक्रम की तारीख पर टिकी हुई है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा जो कि प्रस्तावित था वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रस्तावित योगी आदित्यनाथ का आज दौरा रद्द हो गया है। मुख्यमंत्री को सेक्टर 96 में नोएडा प्राधिकरण की नई प्रशासनिक इमारत का शिलान्यास करने के साथ साथ नई सिटी बस सेवा का भी शुभारंभ करना था। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत नोएडा सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना था। यह बस सेवा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर क्षेत्र को जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। विशेष बात यह है कि यह सेवा यात्रियों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री के संभावित दौरों को देखते हुए नोएडा पुलिस और प्रशासनिक ने सुरक्षा तथा ट्रैफिक व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे। विभिन्न मार्गों पर यातायात प्रबंधन, सुरक्षा तैनाती की गई थी। कार्यक्रम स्थल की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई थी। हालांकि दौरा रद्द होने के कारण शिलान्यास और बस सेवा शुभारंभ कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। अभी तक दौरा रद्द होने के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी या बाइट सामने नहीं आई है। अब प्रशासन और आम लोगों की नजर जो है मुख्यमंत्री के नए संभावित कार्यक्रम की तारीख पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री का दौरा नोएडा का दौरा कब लगता है। बिल्कुल। और अजीत, जिस तरीके से आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा सहूलियत जो ये निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके शुभारंभ के बाद
लोगों को होने वाले हैं। सिटी बस सेवा की शुरुआत यहाँ पर हो रही है, जिससे लोगों को खासा फायदा यहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरा रद्द हो जाने से जो आकांक्षाएं थी वो अधर में लटकी हुई नजर आ रही हैं। अब कब तक निकल कर सामने आ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा नोएडा का दौरा कर सकते हैं और प्राधिकरण भवन का शिलान्यास हो सकता है और सिटी जो बस सेवा है उसकी भी शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी सौगात जो है वो आम लोगों को मिलने जा रही है, जहां पर नवेड़ा से कनेक्टिविटी से सीधा नवेड़ा सिटी जो बस सेवा होगी, इसको यहाँ हरी झंडी दिखाने के बाद जब ये सेवाएं चालू की जाएंगी तो इस सेवा से नवेड़ा, ग्रेटर नोएडा और जेवर क्षेत्र को जोड़ने के उद्देश्य से इस बस सेवा की शुरुआत जो है वो की गई है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी, जिसमें दूर का जो सफर है जो आम नागरिक नहीं कर पाता है, खास तौर पे कि उसको ओला बुक करना पड़ता है या किसी तरीके का साधन जो है वो बुक करना पड़ता है, काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और ज्यादा समय लगता था। और मगर इससे कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा ये है कि कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से सीधा कनेक्टिविटी होगा और सीधा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी के साथ साथ ये इसकी अहम भूमिका जो है वो निभाने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो इमारत नई प्रशासनिक इमारत है उसका शिलान्यास करने के लिए अभी आधिकारिक बयान आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है कि आखिरकार नोएडा का दौरा मुख्यमंत्री का अगला कब का होगा। और ये आस जताया जा रहा है कि जल्द उनकी जो नोएडा का दौरा है वो लग सकता है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सिटी बस सेवा शुभारंभ कार्यक्रम भी फिलहाल के लिए टल गया है। प्राधिकरण भवन शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। तो नोएडा पुलिस ने तमाम इंतजाम यहां पर कर लिए थे सीएम के आगमन को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नोएडा का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की शांत और मनोरम वादियों में प्रकृति की गोद के बीच जगत गुरु सनातन सम्राट स्वामी चक्रपाणी महाराज परमात्मा के ध्यान और साधना में लीन दिखाई दिए। आध्यात्मिक चिंतन और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में सक्रिय रहने वाले स्वामी चक्रपाणी महाराज हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद की अध्यक्षता को लेकर भी चर्चाओं में रहे थे। इस धर्म संसद में उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और गौरक्षा को लेकर बड़ा संकल्प व्यक्त करते हुए कहा था कि जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसी प्रकार अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का समय भी आ चुका है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर वैदिक परंपराओं और पुनर्स्थापना और राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान चलाने की बात कही थी। वहीं हिमाचल की वादियों में उनका ये ध्यान और आध्यात्मिक साधना का दृश्य सनातन परंपरा और आध्यात्मिक जीवन के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। उनका कहना है कि राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समाज को संगठित होकर आगे बढ़ना होगा और आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का संकल्प साकार करना होगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने हिमाचल की वादियों में ध्यान किया। परमात्मा को ध्यान में लेते हुए वो वादियों के बीच नजर आए। आध्यात्मिक साधना में लीन स्वामी चक्रपाणी महाराज दिखाई दिए। वहीं थाना भवन स्थित कचौरीनाथ मंदिर में तपस्वी संत योगी सतीश नाथ जी महाराज ने 21 दिवसीय विशेष तपस्या का शुभारंभ किया। यह साधना देश में शांति, कस्बे में अमन, चैन, जन कल्याण और सनातन परंपराओं की उन्नति की कामना के साथ की जा रही है। तपस्या के तहत संत सतीश नाथ प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक धधकती धुनी की अग्नि के मध्य बैठकर कठोर तप करेंगे। तपस्या शुरू होने से पहले साध्वी चंचल नाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार और नाथ संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। मंदिर परिसर और तप स्थल का विधिवत शुद्धिकरण करने के बाद संत सतीश नाथ को तप स्थल पर विराजमान कराया गया, जिसके साथ साधना का शुभारंभ हुआ। संत सतीश नाथ ने बताया कि समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भाव बना रहे, देश प्रेम में सुख समृद्धि आए, साथ ही सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहे, इस उद्देश्य से ये तपस्या की जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये साधना लगातार 21 दिनों तक प्रतिदिन 2 घंटे चलेगी। तपस्या के शुभारंभ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और संत का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर साध्वी चंचलनाथ, संत अर्जुन नाथ, अजय नाथ, सतपाल नाथ, सोनी नाथ, भूतनाथ सहित नाथ संप्रदाय के अनेक संत महात्मा एवं सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे।
वहीं थाना भवन के मोहल्ला हाकिमान में योगेश तायल के तत्वाधान में आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भगवत कथा में कथा व्यास दिव्य योगीराज राजेश्वर महाराज ने श्रद्धालुओं को संस्कृति और संस्कारों का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा देना प्रत्येक परिवार का दायित्व है। प्रवचन के दौरान महाराज ने धुंधकारी और धुंधली के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर उनके उचित संस्कार और मर्यादाओं की शिक्षा मिली होती तो उनका जीवन भटकाव का शिकार नहीं होता। उन्होंने कहा कि संस्कृति और संस्कार मनुष्य को पशु प्रवृत्तियों से ऊपर उठाकर देवत्व की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। कथा व्यास ने बताया कि भारतीय सनातन परंपरा में गर्भाधान से लेकर अंत्योष्ठि तक 16 संस्कार बताए गए हैं, जो केवल सामाजिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं। संस्कृति हमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना सिखाती है, जिससे मानव में प्रेम, परोपकार और सद्भाव का विकास होता है। उन्होंने कहा कि यज्ञ, मंत्रोच्चार, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जो मन को शांत और एकाग्र बनाती है। कथा के मुख्य यजमान राजीव तायल एवं राहुल तायल सप्तनिक रहे और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण का धर्म लाभ प्राप्त किया। वहीं मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल रालोद को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष गज्जू पठान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद जिले की राजनीतिक गतिविधियों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार गज्जू पठान लंबे समय से पार्टी में उपेक्षा और अनदेखी महसूस कर रहे थे। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने संगठन के युवा जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। हालांकि अभी तक पार्टी नेतृत्व की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि गज्जू पठान जल्द ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि गज्जू पठान हाथरस में हुए एक आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज में घायल भी हुए थे, जिसके बाद वो लगातार चर्चाओं में रहे। इनके इस्तीफे को मुजफ्फरनगर की स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा और इसका क्षेत्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले एक बार फिर कांवड़ मार्ग पर स्थित होटल और ढाबों के नामों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामला दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 58 स्थित एक होटल से जुड़ा हुआ है, जहां हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि होटल परिसर में एक और किंग चिकन कॉर्नर नाम से नॉनवेज ढाबा संचालित किया जा रहा था, जबकि दूसरी ओर श्री बद्री विशाल भोजनालय एवं कन्फेक्शनरी का बोर्ड लगा हुआ था। हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए आपत्ति जताई। विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से चिकन कॉर्नर का बोर्ड फाड़कर जला दिया। इस दौरान होटल कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ मार्ग पर होटलों और ढाबों की पहचान जांच अभियान चलाया जाएगा। वहीं संजय कुमार वर्मा ने बताया कि तोड़फोड़ और आपत्तिजनक गतिविधियों के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई करते हुए हिंदू रक्षा दल के युवा जिला अध्यक्ष हेमंत शर्मा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया है। मामले की विवेचना जारी है। देखिए, कल का मामला है, एक बद्री विशाल रेस्टोरेंट करके था, उसमें जो है कुछ लोग तोड़फोड़ किए थे, जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातों को लेकर के, जिसमें जो है अभियोग दर्ज कर लिया गया है थाना छपार पे और तदनुसार इसमें विवेचना की जा रही है और जो उसमें अराजक तत्व थे उसमें 170 की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। 3 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं तथा 170 बीएनएस के तहत निरोधात्मक कार्रवाई, जो कि बेलेबल ऑफेंसेस में इस तरह से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, कल का मामला वहीं नोएडा की आईवी काउंटी सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर लगी आग की घटना की जांच तेज कर दी गई है। इस मामले में मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। बताया जा रहा है कि पहले गठित जांच समिति के मौके पर नहीं पहुंचने के कारण नई टीम बनाई गई है, जो घटना के सभी पहलुओं की विस्तार से जांच करेगी। प्रारंभिक जानकारी में आग लगने के दौरान स्प्रिंकलर सिस्टम के काम नहीं करने की बात सामने आई है। हालांकि सोसाइटी प्रबंधन का दावा है कि उनके पास वैध फायर एनओसी मौजूद है और सभी अग्नि सुरक्षा उपकरणों का नियमित संचालन एवं रखरखाव किया जाता है। तो नई जांच समिति ये पता लगाएगी कि आग लगने के समय स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों सक्रिय नहीं हुआ और सुरक्षा व्यवस्थाओं में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद नोएडा में फायर सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत आवासीय सोसाइटियों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों की जाँच, अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
वहीं दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत मालवीय नगर इलाके में एमसीडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई हाल ही में एक इमारत में लगी भीषण आग के बाद की गई, जिसमें अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोप सामने आए थे। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में कई इमारतों का निरीक्षण किया गया और नियमों के विरुद्ध पाए गए निर्माणों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की गई है। एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक अवैध निर्माण न केवल शहरी नियोजन के लिए चुनौती है, बल्कि आग जैसी आपात स्थितियों में लोगों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। इसी को देखते हुए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया और कई अवैध हिस्सों को हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी तरह के नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि भवन निर्माण के दौरान सभी आवश्यक अनुमतियां और सुरक्षा मानकों का पालन करें। आग की घटना के बाद प्रशासन अब पूरे इलाके में सुरक्षा और निर्माण नियमों की समीक्षा कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं नोएडा में सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना सेक्टर 18 से नया बांस जाने वाले मार्ग पर रेड लाइट के निकट हुई, जहां एक होंडाई सोनाटा कार अचानक आग की चपेट में आ गई। प्रत्यक्षियों के अनुसार कार से धुआं निकलने के बाद देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन फेज 1 से दमकल की एक यूनिट घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए होज लाइन बिछाकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। अग्निशमन विभाग और संबंधित अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। समय पर दमकल विभाग की कार्रवाई से आग आसपास के वाहनों और क्षेत्र में फैलने से रोक ली गई। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एक्सोटिका ड्रीम विलेज सोसाइटी में एक फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना बिसरक कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। आग लगने के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पूजा अर्चना के बाद जलाए गए दीपक से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देखते ही देखते आग फ्लैट के एक हिस्से में फैल गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना तत्काल पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग बुझाने का अभियान शुरू किया और समय रहते आग पर काबू पा लिया। अधिकारियों की तत्परता के चलते आग को अन्य फ्लैटों तक फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि फ्लैट में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पुलिस और अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर क्षेत्र के पलड़ी गांव में 250 केवी के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना गांव में स्थित पठान वाली मस्जिद के निकट की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीषण गर्मी और विद्युत भार बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रांसफार्मर से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि 250 केवी का ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना विद्युत विभाग और संबंधित अधिकारियों को दी। समय रहते आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित कर लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर जलने से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है और जल्द बिजली व्यवस्था बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। आपको बता दें कि ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में की जा रही है और अभियान का संचालन डीसीपी नोएडा साद मियां खान और एडीसीपी मनीषा सिंह के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस ने थाना सेक्टर 39 और थाना फेज 1 क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान थाना सेक्टर 39 पुलिस ने 75 लोगों के खिलाफ और थाना फेज 1 पुलिस ने 52 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कुल मिलाकर 127 व्यक्तियों पर धारा 292 बीएनएस के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने और माहौल खराब करने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। अभियान का उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन सुनिश्चित करना है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वो सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचें, ताकि शहर में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे। वहीं शामली में कोतवाली शामली पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं के खुलासे में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें और एक अवैध छुरा बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार 30 मई 2026 को बाबरी थाना क्षेत्र के होली चौक निवासी ओमपाल की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बोहर नर्सिंग होम की पार्किंग से चोरी हो गई थी। इस मामले में कोतवाली शामली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस अधीक्षक शामली एनपी सिंह के निर्देशन पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान आकाश पुत्र बाबूराम निवासी मोहल्ला पंसारियान कोतवाली शामली के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक और हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल
और एक अवैध छुरा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वाहन चोरी, चोरी की संपत्ति रखने और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है और उसके अन्य मामलों की जांच की जा रही है। वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं नोएडा में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। शहर में तेज रफ्तार धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित हो गया। आंधी के चलते कई इलाकों में धूल का घना गुबार छा गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो गई। खासकर दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को यात्रा के दौरान कठिनाइयां हुई। कई स्थानों पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रुककर मौसम सामान्य होने का इंतजार करना पड़ा। वाहन चालकों ने भी कम दृश्यता के चलते सावधानीपूर्वक वाहन चलाए। आंधी के दौरान वातावरण में धूल फैलने से कुछ समय के लिए सामान्य गतिविधियां प्रभावित रही। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी और उमस के बीच चली ठंडी हवाओं ने तापमान में कुछ गिरावट दर्ज कराई। मौसम विभाग की ओर से लोगों को तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम के चलते आने वाले दिनों में भी इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।